नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम से शेखावत। रात के 11 बज चुके हैं। दिन भर की बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत सुर्खियों के साथ। रायबरेली और अमेठी के चुनावी रण में राहुल गांधी की अंतिम समय में हुई एंट्री। अमेठी के बजाय रायबरेली से किया नामांकन। अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा ने भरा पर्चा। भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी से होगा मुकाबला। अमेठी छोड़ रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर राहुल गांधी पर भाजपा ने साधा निशाना। प्रधानमंत्री ने किया कटाक्ष, कहा डरो मत, भागो मत। स्मृति ईरानी ने कहा पहले ही हार स्वीकार कर चुका है गांधी परिवार। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा रणनीति के तहत पार्टी ने लिया फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने की पहली गिरफ्तारी। पुलिस ने स्पिरिट ऑफ कांग्रेस नाम का ट्विटर अकाउंट चलाने वाले अरुण रेड्डी को किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बर्धमान, कृष्णानगर और बोलपुर में की जनसभा। टीएमसी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। झारखंड के सिंहभूम में कहा कांग्रेस और जेएमएम में लगी है घोटालों की रेस। प्रधानमंत्री ने रांची में भी किया रोड शो। और सभी दलों के दिग्गजों ने प्रचार में झोंकी ताकत। भाजपा के लिए अमित शाह ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में, तो जेपी नड्डा ने गुजरात में किया प्रचार। मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने संभाली कांग्रेस की कमान। अखिलेश यादव ने मैनपुरी में मांगे वोट, तो ममता बनर्जी ने बर्धमान में किया चुनाव प्रचार। और सुर्खियों के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार की गढ़ रही 2 सीटें रायबरेली और अमेठी से उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। अपनी परंपरागत सीट अमेठी को छोड़कर राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और अमेठी से पार्टी ने किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि हर कांग्रेस कार्यकर्ता चाहता था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें। ऐसे में राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए कि राहुल गांधी ने अमेठी के बजाय रायबरेली को क्यों चुना। क्या स्मृति ईरानी जैसा मजबूत उम्मीदवार होना इसकी मुख्य वजह बन गया? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लंबे इंतजार के बाद रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार के नाम पर चला आ रहा सस्पेंस खत्म तो हुआ, लेकिन कांग्रेस ने अमेठी से पिछला चुनाव हार चुके राहुल गांधी को रायबरेली से और गांधी परिवार के विश्वास पात्र किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से मैदान में उतारा। 5वें चरण के नामांकन के अंतिम दिन राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन किया, तो उनके प्रतिद्वंदी बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने भी नामांकन दाखिल किया। अमेठी सीट से कांग्रेस के केएल शर्मा ने भी नामांकन किया, जबकि इस सीट से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी पहले ही नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। इसके साथ ही यूपी की 2 सबसे हॉट सीट पर मुकाबले की तस्वीर तो साफ हो गई, लेकिन वायनाड से चुनाव लड़ने के बाद रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने और अमेठी से नहीं लड़ने को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्धमान दुर्गापुर की चुनावी रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार कटाक्ष करते हुए कहा कि डरो मत, भागो मत। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत।
अमेठी से भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी से राहुल गांधी का चुनाव नहीं लड़ना बताता है कि गांधी परिवार ने चुनाव से पहले ही हार स्वीकार कर ली है। वहीं रायबरेली से भाजपा उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि रायबरेली के साथ गांधी परिवार ने धोखा किया है और अब जनता इन्हें अच्छे से सबक सिखाएगी। भाजपा की केरल इकाई के अध्यक्ष और वायनाड से बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन ने भी राहुल गांधी पर वायनाड की जनता से धोखा करने के आरोप लगाए। अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। रायबरेली के साथ सोनिया गांधी ने धोखा किया, प्रियंका गांधी ने धोखा किया और जिनको अमेठी से प्रत्याशी बनाया उन्होंने धोखा दिया। रायबरेली की जनता ने सोनिया गांधी को सांसद चुना। सोनिया गांधी ने अपना प्रभारी बना करके पावर डेलीगेट कर दिया प्रियंका गांधी के हाथों में। प्रियंका गांधी ने अपने पावर डेलीगेट कर दिए किशोरीलाल शर्मा के हाथों में। 10 सालों में न सोनिया गांधी रायबरेली वासियों को मिली, न प्रियंका गांधी मिली और न ही किशोरीलाल शर्मा मिले। रायबरेली के लोग बड़ी बेसब्री से इन नकली गांधियों का इंतजार कर रहे थे, ये आ गए हैं। अब रायबरेली इनको अच्छे से सबक सिखाएगी। During election time, what we said, it is true now. Our stand is vindicated. Rahul Gandhi betrayed Wayanad people. He said in Wayanad that Wayanad is my family and my second home is Wayanad. Now he selected Raebareli. This time Wayanad and Raebareli he will lose. Definitely Rahul Gandhi will lose in Wayanad and he will not win in रायबरेली also। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी ने अमेठी के बजाय रायबरेली सीट को चुना। डीडी न्यूज। हालांकि इस पूरे मामले पर कांग्रेस ये कह रही है कि यह फैसला बड़े विचार विमर्श कर रणनीति के तहत लिया गया है। प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के सवाल पर कांग्रेस ये भी कह रही है कि उन्होंने खुद चुनाव लड़ने की बजाय प्रत्याशियों के लिए प्रचार करना ज्यादा जरूरी समझा। लेकिन यदि ये रणनीति के तहत उठाया गया निर्णय है तो कितना कारगर साबित होगा, ये एक मौजूद सवाल है। रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने और अमेठी से नहीं लड़ने को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इस पूरे मामले में कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई। इन सीटों पर प्रियंका गांधी के नाम की भी चर्चा चल रही थी। प्रियंका गांधी ने अमेठी से केएल शर्मा को सही विकल्प बताया और कहा कि वे लंबे समय से अमेठी का कामकाज संभालते रहे हैं और उन्हें यहां के हर इलाके और हर गली की बेहतर जानकारी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बहुत अच्छी चॉइस है। बहुत समय से शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। 99 से जब पहले चुनाव का संचालन हमने किया था तो हम दोनों ने साथ में किया था। अमेठी का हर गांव के हर गांव को जानते हैं, हर गली को जानते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबर पर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी राय हैं, लेकिन वो राजनीति और शतरंज के मंजे हुए खिलाड़ी हैं और सोच समझकर दांव चलते हैं। ऐसा निर्णय पार्टी के नेतृत्व ने बहुत विचार विमर्श करके बड़ी रणनीति के तहत लिया है। इस निर्णय से बीजेपी और उनके समर्थक धराशायी हो गए हैं। उन्होंने आगे लिखा कि रायबरेली सिर्फ सोनिया गांधी की नहीं बल्कि खुद इंदिरा गांधी की सीट रही है। ये विरासत नहीं, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। रही बात गांधी परिवार के गढ़ की, तो अमेठी रायबरेली ही नहीं, उत्तर से दक्षिण तक पूरा देश गांधी परिवार का गढ़ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इससे पूरे देश में अच्छा संदेश गया है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। वहीं अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जाने पर किशोरीलाल शर्मा ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया है। अभी मैं खड़गे जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उसने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जो उनकी पारिवारिक सीट है उसकी जिम्मेवारी मेरे को दिया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा
कि यहाँ मेहनत करूँ, क्योंकि मैं यहाँ 40 साल से इस क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ। कांग्रेस समर्थक इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, पर समझ में नहीं आ रहा कि इसका आधार क्या है। हाई प्रोफाइल रायबरेली सीट पर भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह लगातार दूसरी बार गांधी परिवार के सामने होंगे। 2019 में दिनेश प्रताप सिंह सोनिया गांधी से 1,64,178 मतों से हार जरूर गए थे, लेकिन उन्होंने सोनिया गांधी के जीत के अंतर को कम कर दिया था। वहीं अमेठी सीट पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पिछले चुनाव में राहुल गांधी को हराकर कांग्रेस के इस दुर्ग में कमल खिला दिया था और इस बार भी वो बीजेपी की उम्मीदवार हैं। ऐसे में देखना होगा कि अमेठी में कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा स्मृति ईरानी को कितनी मजबूत चुनौती दे पाते हैं। डीडी न्यूज। रायबरेली से नामांकन भरने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि रायबरेली से नामांकन उनके लिए भावुक पल था। उन्हें उनकी मां ने बड़े भरोसे के साथ परिवार की कर्म भूमि सौंपी है और उसकी सेवा का मौका दिया है। अमेठी और रायबरेली उनके लिए अलग अलग नहीं है, दोनों ही उनका परिवार है और उन्हें खुशी है कि 40 वर्षों से क्षेत्र की सेवा कर रहे किशोरी लाल जी अमेठी से पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। राहुल गांधी ने लिखा कि अन्याय के खिलाफ चल रही न्याय की जंग में वो अपनों की मोहब्बत और उनका आशीर्वाद मांगते हैं। उन्होंने लिखा कि उन्हें विश्वास है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में आप सभी उनके साथ खड़े हैं। वहीं शुक्रवार को प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल और झारखंड में थे, जहां उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया। इन चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री ने टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट पर जमकर हमले किए और तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति को लेकर विपक्ष को भी घेरा। चुनावी रण में भाजपा के प्रचार अभियान को और धार देते हुए प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल और झारखंड में धुआंधार जनसभाएं की। पीएम ने बंगाल के बर्धमान, दुर्गापुर, कृष्णानगर और बोलपुर की विशाल जनसभाओं में टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट पर जमकर हमले किए। झारखंड के सिंहभूम में भी इंडी गठबंधन उनके निशाने पर रहा। बर्धमान, दुर्गापुर की जनसभा में पीएम ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति पर कटाक्ष किया। पीएम ने टीएमसी नेता द्वारा हिंदुओं को नदी में बहा देने के आपत्तिजनक बयान की भी आलोचना की। पीएम ने पूछा कि तुष्टीकरण के लिए आखिर बंगाल में ऐसा हाल क्यों बना दिया गया है। बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है यहां हिंदुओं को बंगाल में टीएमसी की सरकार ने यहां हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया है। कृष्णानगर की जनसभा में पीएम ने कहा कि इस चुनाव में टीएमसी, कांग्रेस या लेफ्ट सरकार में आने की स्थिति में दूर दूर तक नहीं है। पीएम ने कहा कि टीएमसी को संविधान का पालन करने का निर्देश देने के लिए अदालतों को बार बार हस्तक्षेप करना पड़ता है। पीएम ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विपक्ष के दुष्प्रचार पर हमला बोला। टीएमसी को किसी पीड़ित हिंदू को अधिकार मिलने से एलर्जी है, लेकिन टीएमसी को ये पता होना चाहिए कि वो सीएए को लागू होने से रोक नहीं सकती। और मैं सीएए के माध्यम से भारत की नागरिकता मांग रहे हर व्यक्ति को आज विश्वास दिलाता हूं, उन्हें उनका हक मिलकर रहेगा, उन्हें हर सरकारी योजना का लाभ मिल करके रहेगा और ये मोदी की गारंटी है। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में प्रधानमंत्री ने इंडी गठबंधन के घपलों घोटालों के रिकॉर्ड का जिक्र किया। पीएम ने बंगाल में ममता सरकार के दौरान हुए एक के बाद एक घोटालों की याद दिलाई। शिक्षक भर्ती घोटाले को बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए पीएम ने कहा कि भर्ती रद्द होने से पीड़ित ईमानदार युवाओं की कानूनी मदद के लिए बंगाल भाजपा कदम उठाएगी। इससे उन युवाओं की मदद होगी जो इस घोटाले के शिकार हुए हैं, निर्दोष हैं, वो अपने मेरिट पे शिक्षक बने हैं। मैं आज बंगाल के युवाओं को गारंटी देता हूं, जिसने हमारे बंगाल के युवाओं को रुलाया है, उन्हें मोदी चैन से नहीं बैठने देगा। सिंहभूम की जनसभा में पीएम ने झारखंड में हुए घोटालों पर कटाक्ष किया।
पीएम ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में घोटालों की रेस लगी हुई है। पीएम ने इंडी गठबंधन पर जनजातीय समाज के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि दलितों और आदिवासियों के भाजपा को मिल रहे भारी समर्थन से कांग्रेस बौखला गई है और इन्हें सजा देने के लिए इनका आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। जब तक मोदी जिंदा है तुम संविधान को हाथ नहीं लगा पाओगे। जब तक मोदी जिंदा है तुम आदिवासियों का आरक्षण नहीं लूट पाओगे। जब तक मोदी जिंदा है तुम दलितों के आरक्षण को लूट नहीं पाओगे। जब तक मोदी जिंदा है तुम ओबीसी के आरक्षण को लूट नहीं पाओगे। प्रधानमंत्री की जनसभाओं में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। वहीं पीएम के अभिनंदन के लिए सड़कों पर भी खूब जनसैलाब उमड़ा। लोगों ने पीएम का दिल खोलकर स्वागत किया। इस दौरान जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के जोरदार नारे लगे। पीएम ने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। बर्धमान से उर्मिलेश, कृष्णानगर से विशाल, बोलपुर से ओपी यादव और सिंहभूम से निशांत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की राजधानी रांची में भी रोड शो किया। प्रधानमंत्री का काफिला जब रांची की सड़कों पर उतरा तो उन्हें देखने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान मोदी मोदी के नारों की गूंज रही। प्रधानमंत्री के काफिले पर फूलों की बारिश भी की गई। तीसरे और बाकी चरणों के लिए प्रचार अभियान जोर पकड़ चुका है। भाजपा समेत एनडीए में शामिल दलों के दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं पार्टी प्रवक्ता और नेता अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष पर हमलावर हैं। पहले 2 चरणों के मतदान के बाद अब बाकी बचे अन्य चरणों के लिए प्रचार अभियान ने और जोर पकड़ लिया है। सभी दलों की ओर से चुनाव प्रचार लगातार तेज होता जा रहा है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसने 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले किए हैं, वहीं दूसरी तरफ मोदी जी हैं जिन्होंने 23 वर्षों से सीएम और पीएम के रूप में देश की सेवा की है और उनके नाम एक भी आरोप नहीं है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात में प्रचार का मोर्चा संभाला। उन्होंने विपक्षी गठबंधन को घेरते हुए कहा कि मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। ये सारा घमंडिया गठबंधन परिवारवादियों का गठबंधन है। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने हरियाणा के रोहतक में पार्टी उम्मीदवार के लिए जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विश्व की प्रमुख शक्ति बन चुका है। एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है और दूसरी ओर 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बावजूद एक भी आरोप जिस पर नहीं लगा ऐसे नरेंद्र मोदी है। शक्तियां होती है उनको मजबूती प्रदान करने का काम करती है, उनको ताकत देने का काम करती है, देश को विभाजित करने का काम करती है, देश के समाज को तोड़ने का काम करती है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि मोदी जी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को आगे लेकर के बढ़ना। दुनिया के धनवान देशों में 2027 तक तीसरे स्थान पर बैठने जा रहा है, हमारा भारत बैठने जा रहा है, क्योंकि भारत में कमल पर विराजमान होकर लक्ष्मी जी का प्रवेश हो चुका है। भारत को विश्व का धनवान देश बनने से भी अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है।
भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के संभल, बदायूं और आंवला में जनसभाओं को संबोधित करते हुए सपा कांग्रेस गठबंधन पर तीखे हमले किए। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कहा कि कांग्रेस शासन को सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए याद किया जाएगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय लोग भूखों मरते थे। आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 2014 के पहले स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोग मरते थे। आज 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की हर वर्ष प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। कांग्रेस का शासन देखें और 10 वर्षों का ये नरेंद्र मोदी जी का शासन देखें, भाइयों जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। अगर कांग्रेस का शासन देखे, भाइयों भ्रष्टाचार नजर आता है, घोटाले नजर आते हैं, परंतु इन देखते ही देखते 10 वर्षों में भाइयों भारत भी बदला है और हरियाणा भी बदला है। वहीं एनडीए नेताओं का प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है। अमेठी में भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने इलाके में प्रचार किया। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से पार्टी के उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान सीहोर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सभी सीटों पर भाजपा की जीत का दावा किया। उधर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी प्रदेश में कई जगह पर जाकर प्रचार किया। इसके अलावा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोनीपत में भाजपा उम्मीदवार के लिए जनता से वोट देने की अपील की। भाजपा ने महाराष्ट्र के पालघर लोकसभा सीट से डॉक्टर हेमंत बिश्नू सावरा को टिकट दिया है। इसके साथ महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों पर महायुति के उम्मीदवारों का ऐलान पूरा हो गया है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने महाराष्ट्र के सांगली के वीटा में संजय काका के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। अमित शाह ने सांगली में एक जनसभा में कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये चुनाव विकास और जिहाद दो खेमे में बंट चुका है। साथ ही उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। एक बाजू वोट फॉर जिहाद करने वाले लोग हैं, दूसरी बाजू वोट फॉर विकास करने वाले लोग हैं। एक और अपने परिवार का कल्याण, बेटा बेटी का कल्याण करने वाले लोग हैं और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में देश का कल्याण करने वाले लोग हैं। एक और राहुल बाबा की चाइनीज गारंटी है और दूसरी ओर मोदी जी की भारतीय गारंटी है। भाइयों, भारतीय गारंटी है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के दलित विरोधी बयान पर भाजपा की दलित वर्ग की वरिष्ठ नेत्री इमरती देवी ने एफआईआर दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दलित विरोधी होने का सबूत पेश करते हुए इमरती देवी के खिलाफ बेहद घटिया और आपत्तिजनक बयान दिया था। जीतू पटवारी के बयान को लेकर इमरती देवी ने जिला ग्वालियर के डबरा थाने पर अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करवाई है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान पर कहा, कांग्रेस के नेता जिस तरह से महिलाओं के बारे में बात करते हैं वो उनके लिए डूब मरने के बराबर है। महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस का चरित्र है। जीतू पटवारी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस के नेता जिस ढंग से महिलाओं बहनों के लिए बात करते हैं ये उनके लिए डूब मरने के बराबर है। और अब कहाँ गई प्रियंका जी जो कह रही कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लड़े वो अपने वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष से, जो इमरती देवी जी का कितना गंदा भाषा बोल करके मुझे तो बोलने में शर्म आती है। ये महिलाओं का अपमान ये कांग्रेस का चरित्र है। इनके बड़े नेता भी कमलनाथ जी महिलाओं को आइटम बताते थे। दिग्विजय सिंह जी की भाषा में टंच महल था। ये कांग्रेस के नेताओं की भाषा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। उम्मीद करता हूं कि तुरंत उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और कांग्रेस को ऐसी कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। मध्य प्रदेश में कुल 4 चरणों में मतदान है। 2 चरणों में चुनाव हो चुके हैं। तीसरा चरण का मतदान 7 मई को है। ऐसे में चुनावी माहौल को लेकर हमारे संवाददाता ने बात की मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से।
हमारे साथ बात करने के लिए मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी इस समय हमारे साथ हैं। जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज में। कांग्रेस का कहना है कि जो बीजेपी है उनके नेताओं को खरीद रही है, उनको हाईजैक कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। यह असत्य और निराधार है। ये कांग्रेस के नेता इस समय जब उनका जनाधार खिसक रहा है तो वो विचलित हो रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट जितने आ रहे हैं, मुझे लगता है ये विचलित होकर के वो बोल रहे हैं। मुझे लगता है जनता उनको अभी निर्णय जो देगी उसमें उनको समझ में आ जाएगी। कांग्रेस जो है वो इस समय धर्म आधारित आरक्षण की पैरवी कर रही है और खास तौर पे 50% की जो लिमिट है आरक्षण की, उसको और ब्रेक करने की बात जो है राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी थी। लगाने का काम, धारा 370 का काम किसने किया? यही कांग्रेस पार्टी। और 30 सालों से वहाँ जब से धारा 370 लगी है, वहाँ के दलित वर्ग को आरक्षण से वंचित रहना पड़ा। उनको आरक्षण नहीं मिला। तो कौन विरोधी है? चाहे वो ये आरक्षण की बात करते हैं तो ये मुझे लगता है कि SC, ST, OBC सारे लोगों के आरक्षण के विरोध का काम तो कांग्रेस कर रही है। इस समय कांग्रेस के छोटे बड़े नेता जो भी हैं, लेकिन वो विचलित होकर के अपनी बात जनता के सामने रख रहे हैं। लेकिन जनता फैसला करेगी। बहुत बड़ा निर्णय होने वाला है, चमत्कार होगा। और जो 400 पार का नारा जो दिया है वो सत्य होगा। बहुत धन्यवाद। बात करने के लिए थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी। इनका कहना है कि बीजेपी जो है ना आरक्षण खत्म करेगी, ना संविधान खत्म करेगी, और कांग्रेस जो है हताशा में इस तरीके के बयान दे रही है और जब रिजल्ट आएंगे तो जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, गुना, मध्य प्रदेश। दिल्ली की एक अति महत्वपूर्ण सीट चांदनी चौक के लिए भाजपा प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया और साथ ही नामांकन के दौरान जो रोड शो हुआ उसमें भारी संख्या में जन समर्थन देखने को मिला। हमारे संवाददाता सुयश शर्मा ने उनसे खास बातचीत की। प्रवीण जी, आज आपने सदन की ओर पहला कदम बढ़ाने का जो पायदान है वो पार कर लिया है, अब आगे क्या? आज जिस प्रकार का समर्थन यहाँ पर दिखाई दे रहा और पिछले 60 दिनों में जिस प्रकार से क्षेत्र की जनता ने अपार समर्थन दिया है, उससे ये निश्चित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में जो कार्य किए हैं उससे विकास और विश्वास की बहुत लंबी लकीर खींची है। और इसीलिए हमारे सामने चुनौती कोई नहीं है। चांदनी चौक की सीट हम भारी बहुमत से, और अगर मैं कहूँ हम रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। आगे अगर आप आते हैं तो मैं पूछूं, अगर आप संसद में जाते हैं तो सबसे पहला काम सांसद बनने के बाद प्रवीण खंडेलवाल क्या करेंगे? देखिए, मैंने काफ़ी अपनी प्रायोरिटीज़ बताई हैं। मैं 200 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट पास कराऊंगा। मैं स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन सेंटर बनवाऊंगा। मैं सीनियर सिटीजन्स के लिए रिक्रिएशन सेंटर बनवाऊंगा। इसी प्रकार के अनेक काम करूंगा। ये तय है कि मैं काम करूंगा, खूब काम करूंगा और लोगों की आकांक्षाओं, आशाओं और उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगा। मेरा संकल्प है, मैं अपने कामों से लोगों के दिलों में स्नेह और विश्वास पैदा करूंगा, ऐसा मैंने सोचा। भगवान शिव का त्रिशूल आज आप अपने साथ लेकर के आए। मैं गौरीशंकर मंदिर में गया तो भगवान महादेव ने मुझे ये त्रिशूल दिया। और जो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार देवादिदेव महादेव ने दुश्मनों का संहार किया, हम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र विरोधी ताकतों का सर्वनाश करेंगे, ये हमारा संकल्प है। आपके सामने जो खड़े हुए हैं जेपी अग्रवाल जी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो हमारे बहुत ही बुजुर्ग नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन कांग्रेस की हालत बड़ी टूटी फूटी है। उनका जहाज डूब रहा है, कप्तान भाग गया, दो पूर्व विधायक भाग गए और 130 साल से ज़्यादा की पुरानी पार्टी आज दिल्ली में भी एक उससे बहुत छोटी पार्टी की जूनियर टीम बनकर के चुनाव लड़ रही है। इसका मतलब है उनके पास धरातल में कुछ नहीं है, लिहाजा कोई चुनौती नहीं है। कैमरा टीम के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज दिल्ली। आगामी 25 मई को दिल्ली में लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा के टिकट पर दक्षिण दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी चुनावी मैदान में हैं। दक्षिण दिल्ली से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार रामवीर सिंह बिधूड़ी से
ने नामांकन शुक्रवार को दाखिल करने से पहले राष्ट्रीय राजधानी में श्री गोपाल मंदिर में पूजा की। साथ ही नामांकन के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे और जनता से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं रामवीर सिंह बिदूड़ी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया और बड़े मार्जिन से जीत का दावा भी किया। श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी के सातों उम्मीदवार भारी मतों के अंतर से जीत रहे हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 57% से लेकर 60% वोट पड़ा। इस बार मोदी जी की लीडरशिप में 70% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को पड़ने जा रहा है। आज मैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहा हूँ। पूरी साउथ दिल्ली ऐसा लगता है जैसे यहाँ उमड़ पड़ी है। सड़कों पर कहीं खड़े होने के लिए जगह नहीं है। अलग अलग प्रांतों के लोग साउथ दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली मिनी इंडिया है। अलग अलग प्रांतों के लोग अपनी वेशभूषा में सज धज कर आज के इस नॉमिनेशन के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामवीर सिंह बिदूड़ी का समर्थन किया और उनके पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील की। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में मां गंगा के, मां यमुना के उद्गम स्थल बाबा केदारनाथ की भूमि से, बद्री मशाल की भूमि से, आदि कैलाश की भूमि से आप सबसे भाई रामवीर सिंह बिदूड़ी जी के लिए आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। विपक्षी गठबंधन ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जैसे दिग्गज नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों के पक्ष में जमकर प्रचार किया। इन नेताओं ने दावों और वादों से जुड़े कई नारे भी लगाए। क्या है इनकी जमीनी हकीकत, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के समर में इंडी गठबंधन के नेता भी अपने प्रचार को धार देने में जुटे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्वी बर्धमान में तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने की अपील की। उन्होंने लोगों से राज्य सरकार के कामकाज पर वोट मांगा। इस दौरान उन्होंने भाजपा से कड़ी टक्कर मिलने के सवाल पर कहा कि राज्य में उनकी पार्टी का किसी से मुकाबला नहीं है। प्रधानमंत्री ने बंगाल में सभा करके कहा, राहुल गांधी क्यों रायबरेली से खड़े हुए। राहुल गांधी ने अच्छा किया जो खड़े हुए हैं। उनके पास चुनाव लड़ने का अधिकार है। इसमें आपका क्या है। किसी समय प्रधानमंत्री भी तो 2 सीट पर खड़े हुए थे। एक प्रधानमंत्री को क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं, प्रधानमंत्री को इसका भी सामान्य ज्ञान नहीं है। इधर पश्चिम बंगाल से ही लोकतंत्र के पर्व में एक विचित्र नजारा देखने को मिला, जब पुरुलिया से निर्दलीय उम्मीदवार अजीत प्रसाद महतो भैंस पर बैठकर अपना नामांकन दाखिल करने आए। अजीत प्रसाद महतो का ये प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के आंदोलन का हिस्सा है। इस बीच झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने 10 साल के बीजेपी शासन पर निशाना साधा। कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि 10 साल देख लिया है। 2014 से किया है अभी तक एक भी उसका घोषणा सही नहीं हुआ, सब जुमला सब, इसलिए जनता समझ लिया। आपस में रिश्तेदार मीसा भारती और अखिलेश यादव ने अपने अपने क्षेत्रों में पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में लोगों से वोट मांगा। अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव की उम्मीदवारी वाले क्षेत्र मैनपुरी में, जहां पीडीए एनडीए को हराएगा का बयान देकर राजनीति को गरमाया, तो दानापुर में मीसा भारती ने भाजपा पर जोरदार प्रहार किया। मैं लोगों का समुद्र देख रहा हूं और किसनी की जनसभा और करहेल की विधानसभा की जो जनसभा है, जिसमें मुझे सरीसर दिखाई दे रहे हैं। और ये दोनों विधानसभाएं वो हैं, दोनों मिलकर के लाखों वोट से भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। पहले भी हराया था, इस बार भी हराएंगे। उन लोगों ने जो 2014 में और 19 में जो वादा किया था, उसकी चर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहती हूँ कि बिहार को स्पेशल पैकेज कब मिलेगा, बिहार की बंद पड़ी चीनी मिलें कब खुलेंगी, बिहार में फैक्ट्रियां कब लगेंगी। चुनाव के दौर में प्रत्याशियों के नामांकन का दौर भी जारी है। अभी तक 5 अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ चुके सिने अभिनेता राज बब्बर ने 6ठी जगह गुरुग्राम से श्री गणेश करते हुए अपना नामांकन दाखिल किया।
इस मौके पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। तो वहीं दक्षिण के राज्य आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने भी रोड शो कर लोगों से वोट मांगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। डीडी न्यूज की संवाददाता रीमा पारेश्वर के साथ खास बातचीत में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कई मुद्दों पर बात की। जहां एक तरफ उन्होंने अपनी बड़ी जीत का दावा किया, तो वहीं दूसरी तरफ वो भाजपा के खिलाफ हमलावर दिखे। चालीस साल लंबा सफर, बीजेपी कह रही है इस बार तगड़ी चुनौती दे रही है। बीजेपी ऐसे ही बोलते रहती है, हरा नहीं सके, हर बार वो हार रहे हैं 40 साल से, इस बार भी हारेंगे इंशाल्लाह। देखिए, हैदराबाद में कोई किसी से डरता नहीं, ना कभी डरे हैं। माधवी लता को आप क्या चैलेंज मान रहे हैं? कोई काम वाम नहीं करते थे, वो इंद्रीश कुमार आरएसएस के जो है उनके साथ 4 महीने से काम कर रही है। हम उनके मूवमेंट्स को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, सब खत्म हो गया। भाग्यनगर नाम बदला जाए, ये अपील अब बीजेपी ने कर दी है कि अगर वो आती है तो वो पहला पुराना जो हैदराबाद है उसका नाम। ये बरसों से बोल रहे हैं, जब कभी अमित शाह आते उनके दिमाग में एक ही बात रहती, हैदराबाद को ये बोल दो, हैदराबाद का नाम बदल दो, आईसिस का सेंटर बोलो, रजाकार बोलो। तो इनका इंटेलेक्चुअल पेटेंट है उसके ऊपर अमित शाह का, और जब तक वो बोलते नहीं हैदराबाद आके, उनके पेट में दर्द रहता है। आपको कोई चुनौती नहीं दिखती? नहीं, इलेक्शन है, पार्टी से मुकाबला होगा, हाँ, जो भी कैंडिडेट होगा उससे मुकाबला होगा, तो हम मुकाबला करेंगे। इलेक्शन चाहे कोई भी इलेक्शन हो, इलेक्शन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया ओवैसी साहब, जिन्होंने दो टूक तरीके से बताया कि इस बार चुनौती किस तरह से है और क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर वो चुनाव प्रचार में आने वाले हैं। कैमरा पर्सन राकेश के साथ रीमा पारेश्वर, डीडी न्यूज हैदराबाद। महाराष्ट्र की कोल्हापुर लोकसभा सीट भाजपा कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन गई है। कोल्हापुर से एनडीए के संजय मांडलिक चुनावी मैदान में हैं, तो कांग्रेस से शिवाजी के वंशज शाहू छत्रपति किस्मत आजमा रहे हैं। क्या कहते हैं कोल्हापुर के राजनीतिक समीकरण? देखिए कोल्हापुर की चुनावी जमीन से हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट की एक खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र की कोल्हापुर लोकसभा सीट काफी सुर्खियों में है। सीट पर एनडीए और इंडी गठबंधन का मुकाबला रोचक होने की उम्मीद है। जहां कांग्रेस पार्टी ने शिवाजी के वंशज को मैदान में उतारा है, वहीं एनडीए ने इस सीट पर पिछला लोकसभा चुनाव जीत चुके संजय सदाशिव मांडलिक को मैदान में उतारा है। गौर करने वाली बात यह है कि इस सीट पर पिता और कोल्हापुर के 4 बार के सांसद सदाशिवराव मांडलिक की विरासत का प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल इस सीट पर एनडीए प्रत्याशी का परचम लहरा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट से एनडीए प्रत्याशी के रूप में शिवसेना के संजय सदाशिव मांडलिक ने चुनाव जीता था। 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना के टिकट पर इस सीट से संजय सदाशिव मांडलिक ने एनसीपी के धनंजय महादिक को 2,70,000 से भी अधिक मतों से हराया था। एनडीए उम्मीदवार संजय सदाशिव मांडलिक केंद्र सरकार के द्वारा किए गए 10 सालों के विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाकर वोट मांग रहे हैं। कोल्हापुर लोकसभा सीट पर 23 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 68 साल जिस कांग्रेस को, जिस एनडीए को देश के लोगों ने सत्ता दी, उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, घोटाले किए, गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा दिया गया, लेकिन गरीबी हटी नहीं। इन 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे देश को एक नया आयाम दिया है। लोगों को विकास चाहिए, हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने विपक्षी गठबंधन के महाविकास आघाड़ी के संयुक्त उम्मीदवार शिवाजी के 12वें वंशज शाहू छत्रपति महाराज को मैदान में उतारा है। शाहू छत्रपति की जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता उनके परदादा कोल्हापुर के पूर्व राजा राजऋषि शाहू महाराज की विरासत पर भरोसा कर रहे हैं। बसपा की तरफ से संजय भीकाजी मांगड़े चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल कॉन्फिडेंट है और we follow the policies of Chhatrapati Shivaji Maharaj and Rajashri Shahu Chhatrapati Maharaj, who was a great reformer, social reformer, and so everything is going fine.
बात अगर करें चुनावी मुद्दों की तो कोल्हापुर लोकसभा सीट पर विकास एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे तो क्या है कि आम आदमी के लिए सुविधा कम है, जैसे पढ़ाई में रहने दो बच्चों के लिए, अच्छी उचित शिक्षण चाहिए यहाँ पे। आज तक कोल्हापुर को अच्छा नेतृत्व नहीं मिला है। कोल्हापुर जितना चाहिए उतना प्रगति नहीं हुई है। पर्यटकों का भी विकास होना चाहिए और पर्यटन क्षेत्र का भी विकास होना चाहिए। यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा। कोल्हापुर संसदीय सीट पर पहला आम चुनाव साल 1952 में हुआ। ये सीट कांग्रेस पार्टी का गढ़ रही। यहाँ से कांग्रेस ने 10 बार जीत हासिल की। कांग्रेस के उदय सिंह राव गायकवाड़ सबसे ज्यादा 5 बार इस सीट से सांसद चुने गए। कोल्हापुर लोकसभा सीट पर तीसरे चरण के तहत 7 मई को मतदान होगा। सीट पर लगभग 19,21,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि इस हाई प्रोफाइल सीट पर जनता का जनादेश किसे मिलता है और कौन उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। और 24 की चुनौती में फिलहाल के लिए इतना ही, और बढ़ेंगे अब अगली खबर की ओर। श्री श्री रविशंकर ने गुरुवार को वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में विकसित भारत 2024 पर एक संवाद किया। संवाद के दौरान श्री श्री रविशंकर ने प्रसिद्ध फिल्मकार विक्रांत मैसी के सवालों पर विस्तार से अपनी बात रखी। इस संवाद में श्री श्री रविशंकर ने काशी के विकास और विरासत की बात की। देश का विदेश मान बढ़ा है और साथ ही सबसे वोट करने की अपील भी उन्होंने की। This sort of anyway things will go on. There's a laid back attitude among the positive mindset people. And now it is time for us to not to be complacent. Just be more active. If positive people are proactive and negative people are little less active, then Vikasit Bharat will definitely happen. बड़ी मात्रा में लोग आज देश के प्रगति में भाग ले पा रहे। एंटरप्रेन्योर लीजिए, सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योर्स लीजिए, न केवल धार्मिक क्षेत्र बाकी सभी क्षेत्र में एक जिसको हम कहते हैं सर्वतोमुख अभिवृद्धि, चारों तरफ से एक प्रोग्रेस हो रही। इस कार्यक्रम के पूर्व काशी के गणमान्य लोगों ने श्री श्री रविशंकर का स्वागत, अभिनंदन किया और संवाद के बाद लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी जाहिर की। विकसित भारत पे संवाद किया श्री श्री रविशंकर ने, विक्रांत मैसी के सवालों का जवाब दिया। आप भी चूंकि मिर्जापुर से आई हैं, शिक्षिका हैं, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इवन जो बच्चे हमारे साथ आए थे 11-12 के, उनको समझ में आया कि वोट कितना इंपॉर्टेंट है। कहीं ऐसा ना कि हम अपना वोट कहीं किसी गलत कैंडिडेट को दें, क्योंकि देश के विकास के लिए ज़रूरी है कि इंसान जागरूक हो, और जागरूक तभी होगा जब ऐसे समाज चलते रहेंगे ताकि डे बाय डे जो लोग हैं वो अवेयर हो सके। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ऐसे समाज होने चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी शिक्षिका हो? हाँ, हम शिक्षिका हैं और बच्चों को स्पेशली लेके आया गया था कि वो ये सारी चीज़ें देखें, शांति से मेंटल हेल्थ के बारे में जाने कि कैसे वो भी इन सब चीज़ों से वो सामने रूबरू होते हैं, और जब इन सब जगहों पे ले आइए तो वो शांति से जो काम आगे करते हैं अपने लाइफ में तो वो काम करें। और वोट की तो है ही, इलेक्शंस, वोट की अपनी फ्रेंचाइज को कैसे प्रैक्टिस में लाएं, वो चीज़ तो उन्होंने सीखा कि वो और 4 को बताएंगे कि हाँ वोट देना और अपने कैंडिडेट और अपना अच्छा नेतृत्व के लिए एक नेता को चुनना वो बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहोगे? जो श्री श्री रविशंकर ने संवाद किया, जो बातें कही, उससे आप भी शिक्षिका हो तो आप लोगों को कैसा समझ में आया? मुझे जो लगा, उनका जो मेंटल हेल्थ के बारे में उन्होंने बात की, मुझे लगा वो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत ही जल्दी हर चीज़ों को अपने दिल पे लेना, मेंटल हेल्थ की बात बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं।
तो जो मेंटल हेल्थ की बात उन्होंने कही वो मुझे लगा वो यूथ को, यंगस्टर्स को बहुत इफेक्ट करेगा। ये जितने लोगों ने अपने अपने तरीके से इस संवाद को समझा है, विकसित भारत पे संवाद था श्री श्री रविशंकर का, वो भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में। लोग आए थे काशी से भी और काशी के आसपास के क्षेत्रों से, जिनमें हर वर्ग से जुड़े लोग, शिक्षक, छात्र और पेशों से जुड़े हुए लोग आए थे। उन्होंने सुना और अपनी अपनी राय व्यक्त की। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। आराध्य के प्रति आस्था और विश्वास अटल हो तो सरहद और दूरियां कोई मायने नहीं रखती। कुछ ऐसा ही दृश्य अयोध्या की सड़कों पर देखने को मिला जब पाकिस्तान से आए श्रद्धालुओं का एक जत्था जय श्री राम का उद्घोष करते हुए रामलला के दर्शन के लिए श्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंचा। जत्थे में शामिल 200 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रामलला की दर्शन और पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। उनका कहना है कि पाकिस्तान में रह रहे सिंधी समाज और हिंदुओं की आस्था अयोध्या को लेकर हमेशा से ही रही है। श्रद्धालुओं का यह भी कहना है कि प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर आकर सभी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। रामलला का दर्शन कर हृदय भाव विह्वल हो गया है, जिसका शब्दों में वर्णन करना कठिन है। हम तो खुद को अपना नसीब वाला समझते हैं कि साईं युधिष्ठिर की मार्फत से हमारा यहाँ यात्रा हुआ है और ये वो धरती है, श्री राम की धरती और श्री हनुमान की धरती। श्री राम जो हमारे विष्णु भगवान के अवतार हैं और ये अपना त्रेता युग के गुरु हैं, दातार हैं, भगवान हैं, समझे। हम अपने पाँव को चूमते हैं, इस धरती पे हमने पाँव रखे हैं। हम खुद को बड़ा नसीब वाला समझते हैं कि हमने इस यात्रा में देखा है। शदानी दरबार के आभारी हैं जो रामलला के कई तीर्थ हमको सतगुरु ने करवाए हैं, हम तो उसके आभारी हैं। हम धर्म प्रेमी हैं, धर्म यात्रा करने आए हैं। यात्रा बहुत अच्छी रही है हमारी। हम अमरावती गए, रायपुर गए 10 दिन, अब यहाँ अयोध्या और फिर आगे भी हमें हरिद्वार जाना है, 3-4 दिन वहाँ हैं, तो बस बेस्ट है। आपको कैसा लग रहा है? अयोध्या में बहुत अच्छा लगा। अभी हम जा रहे हैं मंदिर घूमने। से यहाँ तक आने का सफर किस तरह से? बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा। देश में कानून की जटिलताओं को आसान बनाने के लिए कई किताबें प्रकाशित की गई हैं। इसी कड़ी में दिल्ली उच्च न्यायालय के ऑडिटोरियम में कानूनों पर आधारित 3 महत्वपूर्ण पुस्तक लॉन्च की गई। इन किताबों के नाम है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन पुस्तकों का लोकार्पण दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस अनूप जराम भंभानी और जस्टिस सुरेश कैत द्वारा किया गया। इस खास मौके पर अतिरिक्त सॉलिसिटर चेतन शर्मा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित माथुर, दिल्ली उच्च न्यायालय के अध्यक्ष डॉक्टर आदेश सी अग्रवाल सहित कई गणमान्य हस्तियां मौजूद रहीं और सभी ने इस पुस्तक के प्रकाशन को लेकर अपने विचार भी रखे। यह पुस्तक टैक्समैन के संपादकीय बोर्ड द्वारा लिखी गई है, जो सभी कॉरपोरेट और कर संबंधित विषयों पर शोध संग्रह है। वकील सौरभ कंसल, प्रोफेसर डॉक्टर वागेश्वरी देसवाल दिल्ली विश्वविद्यालय के कानून प्रोफेसर और डॉक्टर श्रुति गोयल राजीव गांधी राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय पंजाब के एसोसिएट प्रोफेसर का इस पुस्तक के लेखन में महत्वपूर्ण योगदान रहा। पुस्तक के प्रत्येक खंड में 300 से 850 पृष्ठ हैं, जो भारत की नई दंड विधि मंच की जटिलताओं को समझने और लागू करने के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने विनोद चौहान को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि शराब घोटाले में यह 18वीं गिरफ्तारी है। आरोपों के मुताबिक के कविता के निजी सचिव अशोक कौशिक ने विनोद चौहान को पैसों से भरा बैग दिया था। इसके बाद विनोद चौहान ने इन पैसों को हवाला के जरिए आम आदमी पार्टी के लिए गोवा चुनावों के लिए भिजवाया था। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में अरुण रेड्डी नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि स्पिरिट ऑफ कांग्रेस नामक एक्स अकाउंट का संचालन करने वाले अरुण रेड्डी को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर केंद्रीय गृह मंत्री का एक फर्जी वीडियो वायरल हो रहा था। अरुण रेड्डी खुद को कांग्रेस समर्थक बताते हैं और उन्होंने अपनी प्रोफाइल में खुद को सोशल मीडिया में AICC का नेशनल कोऑर्डिनेटर बताया है। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पोस्टर वाली खुद की तस्वीर भी लगाई हुई है।
वहीं तेलंगाना पुलिस की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि रोहित वेमुला दलित नहीं थे। 2016 के रोहित वेमुला मौत मामले में तेलंगाना पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दायर की और 3 मई को तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष इसे प्रस्तुत किया। क्लोजर रिपोर्ट में पुलिस ने कहा कि हैदराबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी छात्र रोहित वेमुला अनुसूचित जाति से नहीं थे। पुलिस ने कहा कि रोहित वेमुला ने अपनी असली जाति की पहचान उजागर होने के डर से आत्महत्या कर ली थी। क्लोजर रिपोर्ट के अनुसार रोहित वेमुला को इस बात की जानकारी थी कि वो अनुसूचित जाति से नहीं है और उन्होंने अपनी मां से एससी प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। इसमें कहा गया है कि ये रोहित वेमुला के डर में से एक हो सकता है, क्योंकि इसका खुलासा होने से उनकी शैक्षणिक डिग्री खो सकती थी और शायद उन पर मुकदमा चलाया जा सकता था। तेलंगाना पुलिस ने मामला बंद कर दिया है। तेलंगाना पुलिस ने इस मामले में सिकंदराबाद के पूर्व सांसद बंडारू दत्तात्रेय, विधान परिषद सदस्य एन रामचंद्र राव, कुलपति अप्पा राव, एबीवीपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी क्लीन चिट दे दी। रिपोर्ट के अनुसार किसी भी भाजपा नेता की कोई गलती नहीं पाई गई। विपक्षी दलों ने मौत का इस्तेमाल भाजपा को निशाना बनाने के लिए किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि रिकॉर्ड पर ऐसे किसी तथ्य या परिस्थिति का कोई सबूत उपलब्ध नहीं है जिसने उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया हो और उनकी मौत के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनकी अपनी समस्याएं थी और वो सांसारिक मामलों से खुश नहीं थे। यदि वो विश्वविद्यालय के फैसले से नाराज होते तो निश्चित रूप से या तो उन्होंने विशेष रूप से ये लिखा होता या इसके संबंध में संकेत दिए होते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इससे पता चलता है कि रोहित की मौत का कारण उस समय विश्वविद्यालय में मौजूद हालात नहीं थे। इस मामले को लेकर भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस ने रोहित वेमुला मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जिसमें दावा किया गया कि वो दलित नहीं था और उसने आत्महत्या की थी। उन्होंने लिखा कि सिकंदराबाद के तत्कालीन सांसद बंडारू दत्तात्रेय, एमएलसी एन रामचंद्र राव और हैदराबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अप्पा राव के अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और एबीवीपी नेताओं को दोषमुक्त कर दिया। इस साल अप्रैल का महीना 1901 के बाद सबसे गर्म रहा। देश के अधिकतर भागों में अप्रैल में पहले की तुलना में अधिक दिनों तक लू चली है। मई में भी प्रचंड गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। इसके लिए विशेषज्ञ सुपर एल नीनो का बड़ा कारण मान रहे हैं। तीसरे चरण के चुनाव में इस गर्मी का लोगों पर क्या असर है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने। वैसे तो चुनाव आने पर चारों ओर सरगर्मियां बढ़ जाती हैं, जिसमें चुनावी गर्मी सर चढ़कर बोलने लगती है। लेकिन इस बार के चुनाव में मौसम में आए बदलाव ने नेता तो क्या, जनता के लिए भी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। उनके लिए अपने रोजमर्रा के कामकाज को करना दूभर हो गया है। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में कामकाज पर काफी असर है। चुनावी माहौल में मतदान के अधिकार को लेकर लोग सजग हैं और कह रहे हैं कि गर्मी कितनी भी हो पर वोट जरूर डालेंगे। इस साल गर्मी तो बहुत पड़ रही है, पर क्या करें, सरकार बनानी तो वोट तो डालना ही पड़ेगा। इन साल बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और गर्मी पड़ रही है तो क्या सरकार तो बनानी है, वोट तो डालने जाना है। वोट डालूंगा पर गर्मी बहुत है इस समय। पहली बार वोट डालने जा रहे मतदाताओं पर गर्मी का कोई खास असर नहीं है। वे वोट डालने के लिए बेहद उत्साहित हैं। मैं इस बार पहली बार वोट डालूंगा, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, पर वोट डालना है। आईएमडी के आंकड़ों से पता चला है कि इस साल अप्रैल में पहले की तुलना में कहीं अधिक लू चली है, जिससे यह साल अब तक 1901 के बाद सबसे गर्म सालों में शामिल हो गया है। बढ़ते हुए तापमान पर अध्ययन करने वाले दयाल बाग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रंजीत कुमार मानते हैं कि यह लगातार प्रकृति के खिलाफ मानव के व्यवहार का परिणाम है। इस बार की बढ़ी हुई गर्मी की एक बड़ी वजह को वो सुपर एल नीनो को भी मानते हैं। अभी जो हीट वेव चल रहा है या इस साल थोड़ा ज़्यादा हम लोग फेस कर रहे हैं इन दिनों, इसके पीछे रीजन एक एल नीनो इम्पैक्ट का है, एल नीनो इफेक्ट है। एल नीनो इफेक्ट के कारण जो है हीट वेव चल रहे हैं और इसके मेन रीजन जो ग्राउंड पे टेम्परेचर के बढ़ने का रीज़न ये है कि अपर एटमॉस्फेयर में देयर इज़ नो मॉइस्चर, तो उसका हीट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है और इसके कारण ग्राउंड लेवल पे टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। तापमान में गर्मी की वजह से मतदान प्रतिशत प्रभावित होना पूर्व में भी देखा गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने इस वर्ष मौसम विभाग के साथ साथ अन्य संबंधित पक्षों के साथ वार्ता कर मतदाताओं के लिए बूथ पर गर्मी से बचाव के उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही साथ उन्हें बूथ तक लाने ले जाने की सुविधा के लिए प्रशासन को निर्देशित किया गया है। यूपी के जिस इलाके में चुनाव होने जा रहा है तीसरे चरण में, उसका अधिकांश इलाका ग्रामीण है और इस इलाके में या तो किसानों की फसल कट चुकी है या अगली फसल के लिए वो जद्दोजहद में हैं। ऐसे में जबकि तापमान बढ़ रहा है, वोटर टर्नआउट को बढ़ाना एक चुनौती ज़रूर है, लेकिन अधिकांश ग्रामीण मानते हैं कि अच्छी सरकार बनाने के लिए वो वोट ज़रूर डालेंगे। वैज्ञानिकों का भी कहना है कि इस बार जो सुपर एल नीनो है उसकी वजह से तापमान बढ़ रहा है और इससे मानव के व्यवहार में बदलाव लाजमी है। कैमरामैन संदीप के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, मोहम्मदी, फिरोजाबाद। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना है, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए।